नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके के सुपर टॉप 20 सवाल। दोस्तों, अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन सही होते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको 2024 में सरकारी नौकरी लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके 20 में से 10 सवाल भी सही नहीं होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, टेस्ट लगाते हैं जीके के। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सर्किक या किबिथु। ठीक, चाहे तो आप पेन कापी लेके वीडियो को रोक रोक के अपना आंसर सही कर सकते हैं और लास्ट में मिलाएंगे कि किसके कितने सही हुए हैं और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए हम जल्दी जल्दी टेस्ट लगाते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु की बात कर रही हैं। देखिए दोस्तों, भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ छोटी सी स्क्रीन पे, ये है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उत्तरी बिंदु सबसे ऊपर जो है आपका कौन है? इंदिरा कॉल, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार यानी कि बृहद निकोबार के सबसे लास्ट में स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका सरक्रीक है, ये गुजरात में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछ ले तो किबथु है, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसलिए याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। पहले दोस्तों इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसके नाम से पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपको पहली तो पता रहती है, लेकिन ये सवाल अभी लेटेस्ट पूछा गया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बनी। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो इस सवाल का सही जवाब था 24 जनवरी 1950। याद रहेगा, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों याद रखना संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया जाता है? चुन लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब टेम्पररी रूप से बना दो यार, ठीक है, अभी बाद में हम चुन लेंगे। फिर क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को होती है बैठक दूसरी, ठीक है। इस दिन फाइनली सिलेक्शन हो जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। तो याद रखना, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है 24 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से लाइक जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? ये क्वेश्चन अभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि जीके में कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। ये सवाल अभी पूछा गया, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? कमल को, गुलाब को, हाथी को और चरखा को। और ये सवाल दोस्तों लुसेंट में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो याद रखना, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, मुहर के रूप में अपनाया गया था। किसके रूप में? मोहर के रूप में। मोहर जो रहते हैं ना, मोहर लगाते हैं, वही मोहर, ठीक है। तो उसे प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है भाई साहब, बताइए?
तो ये सवाल भी भारत की पड़ोसी देश और भारत की स्थिति में विस्तार, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। चीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य याद रखना। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा दोस्तों याद रखना, ये चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है क्या? कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 5। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? ठीक है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये सभी को पता रहता है, लेकिन सिलेक्शन आपका इस प्रकार के सवालों से होता है। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? ये बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसने डिटेल में पढ़ाई की है। ऑप्शन है कामसूत्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका या अष्टाध्यायी। तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें होता है? याद रखना, अष्टाध्यायी में होता है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। अगर आपने जरा सा भी जी के पढ़ा होगा तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। ठीक है, और जो अष्टाध्यायी किताब थी ये संस्कृत की किताब थी और संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम किताब मानी जाती है। इससे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पाणिनि से, पाणिनि के अष्टाध्यायी से मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, बिंदुसार था, अशोक था, इनके समय की जानकारी मिलती है पाणिनि के जो ग्रंथ अष्टाध्यायी है उससे। तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी पाणिनि में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं ये आप समझ सकते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मैंने अभी पहले सवाल में बताया था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये आपके कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। नंबर तीसरा है पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। तो याद रखना, इंदिरा पॉइंट के 2 अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट हैं। अगर आपको इंदिरा पॉइंट दिखे या पिग्मेलियन पॉइंट दिखे या पार्सन पॉइंट दिखे, ये तीनों दोस्तों याद रखना एक ही पॉइंट के नाम है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? दोस्तों, अब नदियों से वो सवाल नहीं आते कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ऐसे सवाल नहीं आते, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब सवाल आते हैं भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, और इससे भी ज़्यादा ट्रेंडिंग खतरनाक सवाल आने लगे हैं। तो भारत और नेपाल के मध्य दोस्तों याद रखना काली नदी सीमा बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरती है नहीं, नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले तो भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार। देखिए दोस्तों, अभी अपने पास इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं आपको पूरी चीज़ें लिख के बता चुकूँ, लेकिन आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार, मिस से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, फिर झारखंड, ठीक है, इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, गुजरात और इस प्रकार से मध्य प्रदेश। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिसमें से ऑप्शन में जो बिहार है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा होती क्या है भाई साहब? ये होती है भाई साहब पृथ्वी। ये बीच से जाती है भूमध्य रेखा, इसको 0 अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखना, कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, बाकी तीनों राज्य जो दिए हुए हैं नीचे इनसे होकर गुजरती है, और टोटल तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। तो याद रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। और किसने की थी? याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सिंधु सभ्यता को उस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा प्रथम किस वंश का प्रथम शासक था? क्या बोल रहा सवाल? बीटा प्रथम किस वंश का प्रथम शासक था या किस वंश का शासक था? तो याद रखना दोस्तों, ऐसे सवाल तो लोगों को क्या करते हैं, होश उड़ा देते हैं, जो डीप स्टडी नहीं करते हैं। अगर आप डीप स्टडी नहीं करोगे तो याद रखना एग्जाम में आप सोचो कि हम सरल सरल पढ़ के काम कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट डीप स्टडी कर रहे हैं, रात रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीटा प्रथम किसका शासक था? तो बीटा प्रथम दोस्तों याद रखना आपके किस वंश का शासक था? ये था आपके काकतीय वंश का शासक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल। सेन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रथम शासक था सामंत सेन। कदम वंश का संस्थापक कौन था? कदम वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन। और काकतीय वंश का संस्थापक कौन था या प्रथम शासक कौन था या शासक था? ठीक है, तो ये था बीटा प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा याद रखना, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 3 नाम बता रहा हूँ दर्रों के, याद रखना, लिपुलेख, इसके बाद हो जाएगा आपका माना, और एक हो जाएगा आपका नीति। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रा आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और तीनों से भर भर के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का जो है दोस्तों याद रखना वर्णन अनुच्छेद 63 में देखने को मिलता है। उनसे 63 में, अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है। और याद रखना जो उपराष्ट्रपति का पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका। कौन से देश से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका। कहते हैं ना कि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता, ऐसा कुछ मतलब नहीं भाई साहब, संविधान में इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, अमेरिका, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो हमने उपराष्ट्रपति का पद लिए, और कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूरत तो रहती है भाई साहब हर चीज़ की। ठीक है, तभी होता है काम, है ना। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दूधा बेटा है, अनाईमुदी है, कार्डामम है या नीलगिरी है? तो याद रखना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसकी हाइट आपको याद होना चाहिए 2695 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो दूधा बेटा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना, सबसे ऊंची अनेमुदी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दूधा बेटा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है ये आप कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब। किस शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या शेरशाह है। ये 4 शासक लिखे हुए हैं, इसमें से किस शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जहांगीर का मकबरा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर में भी जहां लगा है, नूरजहां में भी जहां लगा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनब्रो। तो याद रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर भारत की जगह बंगाल लगा दे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक
और बंगाल का पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। वेरी वेरी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारत के महान्यायवादी का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखना, जो भारत का महान्यायवादी होता है ना, ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, और याद रखना, चुनाव नहीं होता तो ये संसद का सदस्य भी नहीं रहेगा, और किसका सदस्य नहीं रहेगा, और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा। लेकिन इसको क्या होता है दोस्तों, इसको जो अपना संसद होती है वहाँ वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है, लेकिन अपना मत रखने का अधिकार जरूर होता है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ये तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई है। ठीक है, लेकिन ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है, सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? 0 आवर्स का समय क्या होता है? तो बताइए, 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है संसद में, शून्यकाल का समय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति है, आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, तो बलवंत राय की समिति का गठन हुआ था 1957 में। लेकिन अशोक मेहता पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, और अशोक मेहता का 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों। ठीक है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? दोस्तों, अगर आप जीके पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपसे बनना चाहिए। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड एलनबरो। क्या है? लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, मैंने आपको बता तो दिया कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, लेकिन कब हुई थी? अगर आपको ईमानदारी से पता होगा तो कमेंट करके बताना ना कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत भारत में किस वर्ष से हुई है। दोस्तों, अगर आपको जीके पढ़ना भी है और आपको तो एक नागरिक होने के नाते भी पता होना चाहिए कि भारत में रविवार की छुट्टी कब से हो रही है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, कोई बच्चा ही पूछ ले कि रविवार की छुट्टी कब से चालू हुई है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड एलनबरो। और कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।